इंदौर और ऐतिहासिक दार्जिलिंग से आए हुए तमाम भाइयों बहनों को, विद्वानों को, पत्रकारों को, रंगकर्मियों को, ठाकर जी, ये ठाकरे नहीं है, ठाकर है, रमेश ठाकर जी। ये जैसा मैं कह सकता हूँ कि इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए भले ही वो ठाकरे का जादू न चला हो, लेकिन रमेश ठाकुर आपका जादू चल गया और आपने हमें बुलाया। रमेश ठाकुर जी है, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इसके बारे में मुझे पूरा बताया, पूरी जानकारी दी और मुझे यहाँ से स्पीच करवाने में गिफ्ट भी लेना है, कह रहे थे गिफ्ट लेके जाना है। अभी आप कार्यक्रम के बीच में बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, आप आइए। सत्यनारायण सिन्हा साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थोड़ा जैसे मैं कार्टूनिस्ट हूँ, लेकिन पहले तो नॉर्मल ड्राइंग किया करता था और साहब जब गाय और गोली करके एक फिल्म थी तो साहब को पहले उनकी बारी थी विलन के रूप में, उसके बाद वो हीरो में आए थे। बहुत छोटा था, मैं 7 स्टैंडर्ड में पढ़ता था और साहब के ड्राइंग बना के थक गया। जितनी भी बार बनाऊं लोग कहते थे कि राज कपूर है, तो शायद चतुर्दशा बन जाए। ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन साहब मैंने जीत नहीं छोड़ी और साहब का एक दिन मैंने कार्टून बना के रखा था और मेरे पापा घर में एंटर हुए, इन्होंने बताया शत्रु साहब का आपका कार्टून है लगता है। तो तब से मेरी यात्रा शुरू हुई और कितना लंबा सफर तय करके मैं साहब के चरण तक पहुंचा हूँ। उनके ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, उनका कार्टून मैं उनको गिफ्ट देना चाहूंगा। यस सर, प्लीज आप इसको कर दो। अब शत्रु साहब ये बताएंगे कि राज कपूर नहीं है, प्लीज। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा है, हमारे बीच एक ऐसे पर्सनालिटी जुड़ने वाले हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और डट कर सामना किया है हर परिस्थितियों का। और मैं बात कर रही हूँ कार्टूनिस्ट, सिंगर एंड म्यूजिशियन मिस्टर निर्मिश ठाकर जी की। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट निर्मिश ठाकर जी से। हेलो सर, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। ओके फाइन, अभी ओके। तो यस यस आपका भी स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, फरमाइए। वेलकम टू द आरडीडी शो। थैंक्स अ लॉट। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा मोमेंट आया हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं माने हो। जी, मुझे तो ये मतलब एक इनडायरेक्ट वे में आपके जो सेट ऑफ प्रोग्राम है उसका जो लक्ष्य वो तो वही है, एक मैसेज देने का कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो एंड में जब आप पूछेगी तब भी मैं अपना यही बयान दूंगा। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा जीवन भी कभी कभी किसी जमाने में ऐसा रहा था। सो बहुत दुख झेलने पड़े थे और बहुत दुख झेल करके मैं बाहर निकल के आया। सो स्वाभाविक है कि कोशिश तो की ही होगी तभी जाके, लेकिन हार नहीं होती, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब कोशिश करते हैं और अगर आप हार मान लेते हैं तभी हार होगी, वरना आपकी हार नहीं होगी। और सुनाइए। यस यस राइट सर। थैंक यू सो मच। और सर, अब मैं आपकी जो जर्नी है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। आपकी इंस्पायरिंग जर्नी, किस तरह से आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, एक जो आपने इतने आप, क्योंकि आपके जो पिता का साया था वो बचपन से ही छिन गया था और आपको मजदूरी करनी पड़ी थी। उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, किस तरह से आपकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट आया, किस तरह की जो परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे। जरूर। ऐसा है कि मैं बहुत गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ था और थोड़ा अंदाज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बर्थ डेट जो है वो 18 मार्च 1960
तो उस जमाने में पहुंचना होगा कि तब घर में सबसे बड़ा मैं था, और इतनी छोटी उम्र थी कि जब मैंने अपने पापा को खोए, पापा मर गए, तब मेरी उम्र 16.5 साल की थी, और मैं सिर्फ मैट्रिक पास, एसएससी पास था तब। और और शुरू में ऐसा लगा, हर एक बच्चे के लिए ऐसा होता है, मतलब एक एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग ऐसा होता है कि उस जमाने में मम्मी जो है वो घर संभालती है, पापा कमाने जाते हैं, तो ऐसा ही होता है कि जो सामाजिक कोई समस्या आती है तो मम्मी याद आती है, लेकिन आर्थिक समस्या आती है तो पापा। तो ऐसा ही लगता है कि पापा कमाएंगे नहीं तो घर नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। तो उस जमाने में हमारे सर पर, मैं बड़ा मतलब 16.5 साल का बच्चा है, आधा जवान हो जाता है, लेकिन मैच्योर, फुल मैच्योर नहीं कहते उसको, टेंडर एज कहते हैं। सो ऐसा लगा जब पापा मर गए तो, और इतने सारे कर्जे थे कि मुझे लगा कि अब खलास, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, खलास। तो मैं जान के आपको ताजुब होगा कि घर में लाश पड़ी हुई है पापा की, एक किराए का कमरा है, उसमें लोग भरे हुए, फिर सीढ़ी में भी लोग खड़े हैं, और कुछ मैनेज भी नहीं हो पा रहा, इतनी छोटी रूम थी, और वो भी किराए की, और लोग जो है सीढ़ी में भी खड़े हैं। और मुझे लगा कि अब क्या करेंगे। अब जब पापा थे तो लोग शर्म के मारे भी उधार देते थे, मैं थोड़ा थोड़ा तो समझदार हुआ था, तो मुझे इतना समझ में आया। पापा को क्या हुआ कि ट्यूशन जो करते थे, वो प्राइमरी टीचर थे, लेकिन उस वो जमाना था जब कोई जॉब सिक्योरिटी थे ही नहीं। स्कूल से कह दे कल से मत आना, मतलब नौकरी गई, खलास, कुछ भी नहीं। तो ऐसे जमाने में पापा ट्यूशन करते थे, तो ट्यूशन वाले ने, किसी ने एक टू व्हीलर दिया था, वो भी ट्यूशन के पैसे में से काट काट के पैसे वापस भी लौटाने हैं उसके। तो सबसे पहले विचार ये आया कि निर्मिश घर छोड़ दो, कोई आशा की किरण नहीं है, अब जो है कोई कमाने लायक है नहीं। और मेरी योग्यता क्या है, एसएससी पास, एसएससी पास तो चाय का गल्ला खोल सकता है, वो भी चलेगा कैसे भगवान जाने, और गल्ला कैसे करेंगे, पैसा भी तो चाहिए गल्ला बनाने के लिए भी तो मैंने सोचा कि भाग जाओ। और सचमुच ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है कि घर में लाश पड़ी है पापा की, माँ रो रही है, छोटे भाई बहन, 3 मेरे छोटे भाई बहन है, वो भी रो रहे हैं, और उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा, उनको इतना ही पता है कि पापा मर गए, बाकी कुछ दुनियादारी की पता नहीं है। तो मैंने टू व्हीलर उठाया, और मम्मी को कहा कि दूसरे लोगों को भी तो बताना है, अब जो है पूरी तैयारी तो करनी पड़ेगी, करके मैं निकला, और सीधा अहमदाबाद की बात है ये। तो अहमदाबाद के उस जमाने में इतना ट्रैफिक और नहीं था अहमदाबाद। तो मैं जो है घर से निकल के हाईवे पे निकल गया, अहमदाबाद छोड़ के बाहर। और अहमदाबाद छोड़ के, हेलो, अहमदाबाद छोड़ के जब बाहर निकल गया, तो हाईवे पर एक बोर्ड आया, अहमदाबाद की हद समाप्त। अब देखो कि एक एक टेंडर एज का बच्चा है, और उस जमाने में भी मेरे कार्टून छपते थे, आपको ताजुब होगा कि मैं बच्चों की मैगजीन्स पढ़ता था, गॉड गिफ्ट थी कि मैं कार्टून बनाता था कुछ छपने चालू हो गए थे, इतना इतना शार्प, और हमेशा पढ़ाई में फर्स्ट रैंक आता था मेरा, हमेशा। तो सब समझ सकते हैं कि ब्रिलियंट तो था, लेकिन अब जब निकल गया तो आ गया हाईवे पर, हाईवे पर लिखा है अहमदाबाद की हद समाप्त। अब जो बच्चा कविता लिखता है, कार्टून लिखता है, तो सोच सकता है ना, वो वर्ड जो थे, हद समाप्त, वो मेरी जिंदगी के साथ जुड़ गई कि क्या जिंदगी की भी हद समाप्त है क्या। और मुझे कुछ भी नहीं पता था, घर से भाग जाओ इतना ही पता था। अब क्या करना है, अब आत्महत्या करनी है या कहीं और भागना है, तो भागने के बाद क्या करोगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो बैठा रहा, फिर एक अंतरात्मा की आवाज होती है, तो मैं सोचता गया कि मम्मी रो रही होगी, लाश घर में पड़ी है, छोटे भाई बहन रो रहे हैं, और सबसे बड़ा बेटा, जिस पर माँ की भी अपेक्षा होती है, छोटे भाई बहनों की भी होती है कि मेरा बड़ा भाई जो है कुछ करेगा, और ये भाई जो है कायर की तरह भाग गया है। तो वहां से ऐसा लगा,
अचानक कैसा लगा। और ये बात कैसे जुड़ती है, आप देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो बात यहां जुड़ती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोशिश की, युद्ध तो अभी शुरू हुआ है, युद्ध लड़े कहां। अभी तो कोई अभी तो कल्पना से ही भाग गए कि अब मैं मर गया, अब क्या होगा। युद्ध लड़ो ना, कोशिश तो करो, देखो तो सही। और मरना भी होगा तो बाद में मर जाना, लेकिन पहले कोशिश तो करो। और घर में छोटे भाई बहन बैठे होंगे यार, और तुम सबसे बड़े होकर के भाग रहे हो, तो वो लोग क्या करेंगे। कोशिश करो निर्मिश, जाओ, लड़ो। और अगर अगर फिर कोई रास्ता नहीं है तो आत्महत्या भी कर लेना, वो भी करना है करो। लेकिन युद्ध जो है, कोशिश किए बिना ही हार मान लिया आपने तो मैं वापस आया। ये मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मैं वापस आया। और मैंने मन में ठान ली थी कि मेरे अंदर जो भी मानसिक शारीरिक जो भी ताकत है, उसकी आखिरी बूंद निचोड़ दूंगा। और फिर भी रास्ता नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मुझे कोशिश तो करने दो। तो वहां पे स्टार्ट हुआ जी कोशिश। जी 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 सर, थैंक यू सो मच। और जो आपकी जर्नी है, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है सर। और हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़े हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, ब्रिजेश सिन्हा जी, हिमांशु राय, और जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और सर, जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, आप एक कार्टूनिस्ट हो, जो बहुत ही अच्छे, जो आप में एक जुनून सा जो पैदा हुआ कि मुझे स्टार से मिलना है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। जी, तो थोड़ी सी बात मैं जोड़ देता हूँ, क्योंकि तुरंत तो चमत्कार नहीं होता, लेकिन कोशिश करने में ये जी था कि जो भी काम मिलेगा करूंगा। तो मुझे गोडाउन में भी काम करना पड़ा। मैं भी पापा के ट्यूशन पापा जहाँ ट्यूशन करते थे, उनको रिक्वेस्ट की कि मैं भी तो ब्रिलियंट हूँ, मुझे मौका दो, मैं ट्यूशन मैं भी कर लूंगा। तो कुछ लोगों ने मौका भी दिया। उनकी पहचान में से एक सेठ थे, उनका खुद का गोडाउन था। तो गोडाउन का मजदूर बन के भी मैंने काम किया। मतलब उठाए, पार्सल्स उठाए, क्या क्या नहीं किया। ये सारा करने के बाद आगे आगे बढ़ता गया, और लगा कि साथ में पढ़ता भी जाऊंगा। तो कॉलेज में जाकर के भी यही होता था कि ट्यूशन के लिए पीरियड छोड़ देता था। तो इस तरह से चलता रहता था। मतलब पहली बात तो घर के लिए रोटी लाना है। लेकिन मैंने बताया कि गॉड गिफ्ट जो है, कार्टूनिंग, कार्टूनिंग कैसे हुआ मुझे नहीं पता। ये गॉड गिफ्ट थी। और मैं लाइब्रेरीज में जाके देखता था बच्चों के मैगजीन्स। फिर मैं कार्टून बना के भेजता था, कुछ एक आध छप गया। उसके बाद जो है वो एक छोटी सी स्टोरी आ गई कि ये बच्चा तो पापा नहीं है उसके, और ये जो है विदाउट एनी ट्रेनिंग ये कार्टून बना रहा है। तो धीरे धीरे करके मेरे कार्टून छपने हुए, तो नाम तो होता गया। लेकिन वो जमाना ये नहीं था। अभी तो सोशल मीडिया है, तो तुरंत आपका कोई चीज होती है तो कोई पकड़ लेता था, वीडियो वायरल हो जाता है, कुछ हो जाता है। वो जमाना नहीं था। तब तो मोबाइल भी नहीं था, इंटरनेट की तो पता ही नहीं था, दूर दूर तक कुछ नहीं था। तो उस जमाने की मैं बात करता हूँ, जब जो है मतलब डाक से ही जाता था, किसी को भेजना हो तो खत भेजो। और फोन जो है वो लग्जूरियस आइटम था। हर एक के घर में फोन नहीं थे। पूरी सोसाइटी में एक फोन हो सकता है, या तो फिर पब्लिक फोन जो बूथ पे जाके करो, ये हालत होती थी। तो एनीवे, वो गोडाउन से निकल के फिर मैं धीरे धीरे पढ़ाई करता गया। फिर डिग्री इंजीनियर नहीं बन पाया, फिर डिप्लोमा लेना पड़ा। तो लेकिन डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद, मैकेनिकल इंजीनियर हो जाने के बाद भी, ओएनजीसी में ऑपरेटर्स की जगह खाली थी। तो मैं, कुछ लोग कहते थे यार घुस तो जाओ, और बहुत अच्छा पे मिलता था। मतलब प्राइवेट में इंजीनियर को मिलता है उससे ज्यादा ऑपरेटर को मिलता है ओएनजीसी में। तो हमने सोचा भाई पैसा ही तो चाहिए, क्या करना है डेजिग्नेशन को, घुस जाओ और मेहनत करेंगे। वैसे भी तो ओरिजिनली तो मजदूरी है। तो मैंने हजारों मीटर ड्रिलिंग अपने हाथों से, रिग ऑपरेटर था मैं, तो रिग चलाता था। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत आपको शायद मिली होगी कि जिसने हजारों मीटर ड्रिलिंग किया है खेतों में, वीरान जगह में, जहां पे कभी कभी टेम्परेचर 44 को पार कर जाता था। और एक स्थिति ऐसी भी आई कि मैं
इतनी धूप थी कि मैं चक्कर खा के गिरा, अनकॉन्शियस हो गया, और मेरी पैंट जो थी वो खून 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 हो गई पूरी। नहीं तो ऐसा लगता है कि लूज मोशन नहीं हुआ था, लेकिन वो ब्लड था पूरा, अजीब सा। फिर हॉस्पिटल में ले गए, फिर हॉस्पिटल वाले ने कहा कि भाई इसके शरीर में तो कुछ नहीं है, और स्केलेटन जैसा शरीर है, और इतनी मजदूरी करता है, पेट में खाने लायक तो कुछ है नहीं, और ये यही होना है, और इतनी गर्मी में ये आदमी कर रहा है तो चक्कर खा के गिरा है। इसको दवाई नहीं, खुराक चाहिए, खाना पेट में जाना चाहिए, मजदूरी कैसे करेगा ये। तो कहने का मतलब कि ऐसी स्ट्रगल की और आगे निकला। फिर मेरे जैसे दूसरे भी थे जो मानते थे कि प्राइवेट में जितना सैलरी नहीं मिलता उससे ज्यादा ओएनजीसी में ऑपरेटर को मिलता है, तो जिसकी हिम्मत है मजदूरी की वो आए थे। कुछ लोग एक्सपीरियंस लेने के बाद छोड़ के चले गए बीच में से, और कुछ लोग जो टिके थे उन्होंने एसोसिएशन बना लिया। फिर हमने ओएनजीसी, जब एक वैकेंसी निकली इंजीनियर्स की तो हमने अप्लाई किया, तो कह रही है और नॉट एलिजिबल, आप लोग तो ऑपरेटर हो। तो हमने कहा भाई ऑपरेटर है, लेकिन हमारे पास योग्यता तो इंजीनियर की है। तो केस किया ओएनजीसी के ऊपर, मतलब हम तो न्याय मांग रहे हैं, किसी की जेब तो नहीं काट रहे हैं। हमने कहा हमारे पास योग्यता है, आपके पास वैकेंसी है, हम ओएनजीसी के ही हैं, ऑपरेटर है तो क्या हुआ, योग्यता तो इंजीनियर की है। एब्सॉर्ब नहीं किया, 12-13 साल केस चला, और तब जाके हम जीत गए। तब ऐसा भी लगता था कि ओएनजीसी के ऊपर केस करना और ओएनजीसी में ही नौकरी करना मतलब नौकरी जा सकती है। हमने कहा कोई नहीं, फुटपाथ से आए थे, फुटपाथ पे चले जाएंगे, क्या है। लेकिन यही है ना कि कोशिश की, और कोशिश करने पर पॉजिटिव रिजल्ट, लेकिन इसमें पेशेंस कितनी रखनी पड़ी, 13 साल। 13 साल, 13 साल कम होते हैं, तब तक मजदूरी किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं। और ज्वाइनिंग से क्लास 1 का प्रमोशन मिला, और इतने सारे पैसे आ गए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको कोई रेडीमेड नहीं देगा ना, आपको मेहनत करनी जरूर है। आप शुरू से ही हथियार डाल देते हैं तो जीतेंगे कैसे। अब फरमाइए। जी, ग्रेट सर। और हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़े हैं, सुषमा सोनी जी, आर्यन शर्मा जो कि बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, थैंक यू सो मच एवरीवन। और सर आपने जो उसके बाद ये स्टार वाली जो जया बच्चन जी से मिलना, इस ये कहाँ से हुआ कि मुझे इनसे मिलना चाहिए, और जो कार्टून का ये जर्नी आपसे जानना चाहेंगी सर। जी एक्चुअली आशा क्या भोसले है जी, जया बच्चन जी। जी, जिंदगी में इतना कुछ हो रखा है कि मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं वही नहीं समझ में आता। तो ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि कार्टूनिंग तो हो रहा था और नाम भी हो रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ आ रहा था कि आशा भोसले जो है वो बड़ौदा में आएगी, और हमारा ओएनजीसी का हेडक्वार्टर भी बड़ौदा है। हम लोग तो टूर पे होते थे, हमारे कैंप लगते थे, 9-9 महीना हमको काम करना होता था, लेकिन हमारा मेन ऑफिस जो है वो बड़ौदा मानी जाती थी। तो हम लोग टूर पे रहते थे, 9-9 महीने तक कैंप में रहते थे, टेंट में। लेकिन हेडक्वार्टर तो बड़ौदा है। तो हमारे बॉस को कहा कि सर थोड़ा कुछ काम दे दीजिए ना, तो मतलब ऑफिशियली यू कैन गो, नहीं तो फिर खुद के खर्चे से जाना पड़ेगा और छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। हर कोई चीज देखनी है, इतनी खराब स्थिति। और तब कुछ लोग जान गए थे कि ये तो कार्टून बनाते हैं, इनके छपते हैं। तो एक अच्छे हमारे बॉस थे, कह रहे कोई बात नहीं, बड़ौदा चले जाओ, उसमें क्या है। तो उस जमाने में फिर हमारे ओएनजीसी के फोन से वो ऑर्गेनाइजर जो थे मराठी, उनको कहा कि आशा जी को मिलना है। और मेरी कॉलम्स भी चालू हो गई थी, तो नाम भी हुआ था न्यूज़पेपर्स में। मैंने कहा मैं उनकी इंटरव्यू लेना चाहता हूँ और कार्टूनिस्ट हूँ, और मैंने उनका कार्टून बनाया आशा भोसले जी का, और आप मिलवाएंगे। कह रहे ठीक है। तो जिस दिन आशा भोसले जी वहाँ गायकवाड़ के जो बड़ौदा के गायकवाड़ के जो महल है बड़ौदा, वहां पे एक प्रोग्राम था उनके सम्मान का, आशा जी का। अब जो है वही था, उन्होंने कहा कि इस टाइम पे आ जाना, और मुझे तो एसटी में जाना है,
स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से फंस गई और पहुंच नहीं पाए। प्रोग्राम फिनिश हो गया। वो ऑर्गेनाइजर ने एक दो बार अनाउंस भी किया होगा कि मिस्टर ठाकर कहाँ है, वो गिफ्ट करने वाले थे, कार्टून बनाया था ये वो, कोई आवाज भी नहीं आई। कह रहे यार अंदर से बहुत तिल मिला गए थे कि यार आशा जी को मिलवा रहा हूँ, और ये आदमी कौन होता है यार, इतने इतना मतलब ये है, इसको कुछ पता ही नहीं कि किसको मिलना है, और टाइम की भी कोई पाबंदी होती है। अरे बाप रे, प्रोग्राम खत्म हो गया तब मैं पहुंचा। पहुंचा तो ऐसी गालियां सुनने को मिली, क्योंकि उम्र भी छोटी थी और पोस्ट भी छोटी थी, तो गाली तो मिलनी है। कह रहे यार तुझे किसने कार्टूनिस्ट बनाया यार, तेरी तेरी की सामान्य बुद्धि है कि नहीं, आशा जी कितनी बड़ा नाम है यार, अनाउंसमेंट किया, तू कहाँ घूम रहा। मैंने कहा एसटी, अरे आदमी यार तू कैसा है, एक दिन पहले आ जाना चाहिए। मैंने कहा छुट्टी नहीं मिलती तो तू भाड़ में जा, हमारे लिए करता है। शुरू में ऐसा होता है, गालियां सुनने को मिलती है, आदमी देख के बिहेव किया जाता है। आप याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाड़ में जा, क्या है भाई, तू सेलिब्रिटी है क्या, तेरे हिसाब से दुनिया चलेगी, नहीं आना है तो मत जा। मैंने कहा सर प्लीज, ये रहा कार्टून, प्लीज। अब जो है मेरे पास कैमरा नहीं है, उनके पास कैमरा है। वो कितने खुन्नक में थे, कह रहे जा अंदर, ऑटोग्राफ लेने तो ले ले, सीधा सीधा निकल बाहर, कोई कैमरा वैमरा कुछ नहीं, जा अंदर। तो मैं अंदर चला गया। आशा जी देख करके एकदम फिदा हो गई। रंजित सिंह गायकवाड़ भी बाजू में बैठे हुए थे, और तो फिदा हो गई, हाय 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 क्या बनाया है। वो कार्टून में दिखाना चाहूंगा आपको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं तो फिर बात रह जाएगी। ये रहा। आशा जी ने लिखा है, वो तो बाद की बात है, कि आपने मुझे ज्यादा सुंदर किया है। मतलब सौंदर्य उनका जो है वो कला में है, चेहरे में नहीं ना है। लेकिन मराठी स्त्रियां जो होती है, उनको फूल, फूल से बहुत प्यार होता है। फूल लगाया हुआ था, उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैडम क्या, कौन सी चीज आपको अच्छी लगी। कह रहे आपने जो है मराठी महिला को ठीक से समझा है। आपने अगर फूल यहाँ लगाया नहीं होता ना, तो शायद मैं ऑटोग्राफ नहीं देती। मैंने, पहले तो कह रही है कि देखो एक दिन और हूं मैं, वो होटल का जो वहां सोच के मैं लिखूंगी। मैंने कहा मैडम मैं इतना कम नसीब, क्लियर बोल दिया, मैं इतना कम नसीब आदमी हूं कि मुझे कल पे भरोसा ही नहीं है, जो है वो आज पे ही है मेरी नजर के सामने। कल आप हो सकती है मुझे बैठने ही ना दो, या कोई आपकी इमरजेंसी आ जाए, आप चली जाओ, कुछ भी हो सकता है। कल नहीं मिल सकते ऐसा मुझे लगता है, आप यहाँ लिख दो ना प्लीज। ठीक है भाई, इतने जले हुए हो अंदर से। मैंने कहा हाँ मैडम, मुझे कल का भरोसा नहीं, आज ही चाहिए नजर के सामने। ठीक है लाओ लिख देती हूँ। लिख दिया। मैंने कहा मैडम आपके साथ फोटो लेने थे, निर्मिश क्या करूं, मैं आपके लिए कैमरा लेके आऊं। मैंने कहा मैडम बाहर है, नहीं मैं, मेरा काम मनाना है क्या उन लोगों को, प्लीज दे दिए ना ऑटोग्राफ, प्लीज। ये भी कम नहीं था, लेकिन मेरे लिए देखो कि जहां जीरो था, बिग जीरो, देयर वाज अ बिग जीरो, उसमें से एक आसमान ने जन्म लिया। कैसे, वो आप देखो कि एक गरीब लड़का जिसके पास खाना नहीं है, जिसको लोग छुट्टी नहीं देते, लोग गालियां देते, तेरे में बुद्धि नहीं है, क्या क्या होता था। अब जो है वहां चला गया, चमत्कार कैसे होता है वो देखो। और मैं नास्तिक आदमी, फिर भी चमत्कार में मानता हूँ। चमत्कार ऐसे हुआ कि मैं बाहर निकला, और कई बार मुझे ऐसा भी लगता है, मैं दिल जलाता हूँ कि यार, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि मन की हो तो अच्छा है, और न हो तो और अच्छा है। क्योंकि मन की होती है तो आपकी स्वार्थ की बात होती है, आपको अच्छा लगेगा कि मैंने जो सोचा था वो हो गया। लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और सोच के रखा है, तो उस घड़ी में आपको लगेगा कि मैं फ्लॉप हो गया। लेकिन हो सकता है कि उसने कोई बहुत बड़ी बात सोची हो आपके लिए, जो आपके समझ में उस वक्त नहीं आएगा। तो आपकी बात नहीं मानी गई, मतलब कि उसकी बात मानी गई है, ऐसा ही हुआ।
नहीं फोटोग्राफ था, नहीं कुछ था, बाहर निकला और देखो क्या क्या ऐसा फिल्मों में ही होता है, मैं सच में कह रहा हूँ, ऐसा फिल्मों में ही होता है ऐसा। जैसे ही बाहर निकला, अब एक गुजराती लड़का जिसको ढंग से इंग्लिश बोलना नहीं आता था, तो गुजराती मीडियम में पढ़ा हुआ लड़का और क्या इंग्लिश बोलेगा, तो बाहर निकला, हाथ में मेरे, वो था, मैं तो ऐसे देखते देखते, पूरा तो देखा भी नहीं था, ऐसे देखते थे, एक मिनट, एक मिनट, क्या नाम है आपका, मैंने कहा निर्मिश ठाकुर। क्यों आए थे, मैंने कहा ये कार्टून पे ऑटोग्राफ दे। एक मिनट यार, एक मिनट, मैं एडिटर हूँ इंडियन एक्सप्रेस का, मैं अंदर जाता हूँ मैडम के इंटरव्यू लेके, जाना नहीं। अब बताओ कि लोग तो घुसने नहीं देते, ये कह रहा है जाना नहीं। मैं आऊं, आधा घंटा हो जाए तो आधा घंटा, प्लीज जाना नहीं इधर से, बहुत बड़ी बात है आपके लिए ना, इसलिए कह रहा हूँ। मैं तो बैठ गया। वो 20-25 मिनट इंटरव्यू लेने के बाद बाहर निकले। ये टर्निंग पॉइंट कैसे आता है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ बातें रह जाएगी तो दूसरे हिस्से में कर लेंगे, लेकिन सोचो कि ये आपने जो कहा ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन हार नहीं होती इसका मतलब क्या है, आप पेशेंस, धीरज तो होनी चाहिए, तो आप कोशिश करोगे तुरंत ही रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता है? तो फिर बाहर बैठा रहा, वो एडिटर महाशय बाहर निकले। हाँ भाई बताओ, आप कौन हो? मैंने कहा सर मैं तो एक ऑपरेटर हूँ ओएनजीसी में। ऑपरेटर और कार्टूनिंग? मैंने कहा सर लंबी कहानी है, ऑफिस चलें? मैंने कहा तो क्या, हाँ चल, मैंने कहा चलते हैं, तो फिर रास्ते में बात करेंगे। उनकी कार में बैठ के भी बड़ा अच्छा लगा कि यार कार में बैठने का तो मिला। जा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के, तो इंडियन एक्सप्रेस के कुछ साल खत्म हो रहे थे, वहां के बड़ौदा की ब्रांच के कुछ 10 या 11 साल हुए थे या कुछ है, तो स्पेशल सप्लीमेंट वो लोग पब्लिश करना चाहते थे। और उन्होंने जो है, उनको लगा कि यार ये तो हमारी स्टोरी का हीरो है, जिसके पास खाना नहीं है, ऑपरेटर है, हजारों मीटर खुले मैदानों में ड्रिलिंग करता है ऑपरेटर, और है कार्टूनिस्ट, और इतना बड़ा कार्टूनिस्ट कि यार आशा भोसले उसके ऊपर ऑटोग्राफ दे दे। यार ये तो बात कुछ हजम नहीं हो रही है, ये तो बड़ी स्टोरी है, इसमें तो थ्रिलिंग, उनको तो अपने हिसाब से दिमाग में चल रहा है। तो उन्होंने रास्ते में सोचते सोचते, ऑफिस जब भाई कह रहे हैं निर्मिश ऐसा है ना, पूरा एक पन्ना देते थे आपको, न्यूज़पेपर का पूरा पन्ना कहीं देखा है? हम आशा भोसले का इंटरव्यू भी छाप देंगे, कार्टून आपका छापेंगे, और आपके साथ क्या हुआ और आपकी स्टोरी भी डालेंगे इसमें, होने तो, हमने तो एक स्पेशल सप्लीमेंट निकालनी है, होने तो पूरा पन्ना। अब मैं ख्वाब नहीं देख सकता। अरे गुजराती मैगजीन में इतनी सी स्पेस मिलती है, और इंडियन एक्सप्रेस में पूरा पन्ना मिल जाए तो क्या है? मैंने कहा बॉस आप तो जो कहो मान्य है। कह रहा बस बताओ, तो मैंने बताया सब कि 16 साल की उम्र में पापा चले गए, तो सुन के दंग रह गए थे, घर छोड़ के भाग गया था, अग्नि संस्कार के पैसे नहीं थे, और ये लड़का विदाउट एनी ट्रेनिंग, और कार्टून, कार्टून और कैरिकेचर दो चीज अलग है। आर के लक्ष्मण जो टाइम्स ऑफ इंडिया में यू से पॉकेट कार्टून सीरीज जो करते थे वो कार्टून्स कहते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर आदमी का कार्टून आप बनाएंगे उसको कैरिकेचर कहते हैं। कैरिकेचर इट्स नॉट अ जोक, वो नॉर्मल स्केच भी नहीं है, उसमें वक्रता आनी चाहिए, कार्टून के सारे एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन वो आदमी दिखाई देना चाहिए, देखते ही पता होना चाहिए कि ये तो लता मंगेशकर है, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी है, ये तो अमिताभ बच्चन है, देखते ही पता चल जाना चाहिए। अब ये मुझे कैसे आ गया, ऊपर वाला जाने। और मैंने हाथ भी मारा तो इतनी इतनी कठिन मतलब विधा पर मारा कि कैरिकेचर बनाने लगा मैं। और देखो रास्ता वही तय कर रहा है, मैं अगर कार्टून्स बनाता तो मेरे जैसे तो गलियों में कई कार्टूनिस्ट बड़े हैं जो उल्टे सीधे कार्टून बनाते रहते हैं, पेट्रोल की महंगाई, ये वो कुछ नहीं, लेकिन कैरिकेचर इज अ डिफरेंट थिंग। और आशा भोसले जैसी जो है वो कहे कि आहा, तो बस बात ही खलास है। तो भाई वो पन्ना छप गया, छपते ही जो है मुझे ऑफर आने चालू हो गए कि यार ये तो अब मैं अपने आप को रोकता हूँ, एक सवाल आपका जरूरी है बीच में।
जी जी। बहुत ही अच्छा लगा सर, क्योंकि आपने जिस तरह से हिम्मत नहीं हारी और आशा जी तक पहुंच गए, वो बहुत बड़ी बात है सर। और उसके बाद जो आपने उनका ऑटोग्राफ लिया, एंड जो उसके मीडिया में आना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, मीडिया वाले भी आजकल थोड़ा सा देखते हैं कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। और उसके बाद सर, आप शम्मी कपूर जी के साथ भी जो आपका जर्नी रही है, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो दूसरी बात तो ये कि बात हुई थी टर्निंग पॉइंट की, तो आशा भोसले का आना आंधी की तरह, और मुझे जो उड़ा के ले गई आसमान में, सीधी सी बात है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था उस जमाने में। मैं सिर्फ वो का अरे जेरोक्स नहीं हो पाती थी, दो टुकड़े में करनी पड़ती थी, पूरा पेज कैसे आएगा, आधी और आधी, फिर बीच में जो है सेलो टेप लगा के पूरी बनाता था, इतनी तो बड़ी जेरोक्स नहीं निकलती थी, इतना आ गया। और एडिटर ने भी लिखा कि ये लड़का देखो क्या कर रहा है, तो मेरे लिए तो तारीफ के फूल मार दिए। तो जहां पे भी भेजता था, कह रहे सर कमॉन कमॉन, बैठे हुए ना आपको छापने के लिए। तो ये टर्निंग पॉइंट वो था। दूसरा, थोड़ी सी हट के बात करता हूँ कि प्रणब मुखर्जी ने मुझे इनवाइट किया कार्टून कैरिकेचर की वजह से, और पूरे भारत में से चुने हुए कार्टूनिस्टों को राष्ट्रपति भवन में इनविटेशन था। तो उसमें गुजरात में से सिर्फ निर्मिश ठाकर, ओनली निर्मिश ठाकर, प्रणब मुखर्जी को मिलने के लिए। तो वो भी मेरे ख्याल से साथ साथ में मैं कर देता हूँ। ये वो डेट थी 29 ना, 29/10/2012, प्रणब मुखर्जी ने उनके साथ। तो मैं ख्वाब नहीं देख सकता था, लेकिन होता है। प्रणब मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी, देखो दोनों भारत रत्न हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब बीजेपी साफ थी, 3 सीटें थी उनके पास, तब जो है यहाँ विशाला करके एक होटल थी, वहां आने वाले थे, और फिर कवि सम्मेलन होना था, तो तब मुलाकात हुई उनसे। तो वही देखते कह रहे यार कमाल है। देखो अटल बिहारी वाजपेयी, ये टर्निंग पॉइंट है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जादू कैसे हो गया। लिखते हैं, कलाकार ने रेखाओं में जिस व्यक्तित्व को उभारने का यत्न किया है, वो शायद मैं ही हूं, अटल बिहारी वाजपेयी। अब क्या उनको बात है कवि सर, के रूप वाह। में, सर वाह, कवि के रूप में पेश किया है। और दोनों भारत रत्न। और निमेश भाई जो है जमीन पे गोडाउन का मजदूर है, लेकिन पहुंचे किसकी वजह से, कैरिकेचर्स की वजह से। और ये सारा इसलिए हुआ कि आशा जी को मिला। दुनिया सारी जान गई कि यार एक कैरिकेचरिस्ट है जो बनाता है ऐसा। तो तब जाके फिर प्रणब मुखर्जी के साइन भी है इसके ऊपर। इन शॉर्ट, कैरिकेचर्स ने मेरी मेरी दिशा जो है वो कैरिकेचर से वो तय किसने किया, आशा जी ने किया। बड़ी सक्सेस मिली, और जो है जहां पे भी जा रहा हूँ कह रहे यस सर कमान करते हैं। तो संदेश करके न्यूज़पेपर था, उसमें जो है मैंने कहा कि भाई मैं ऐसे इंटरव्यू करूंगा, एडिटर को कहा। और मैंने कहा ऐसा जब उल्टा सीधा होता है, और जैसा होता है वैसा ही लिख देंगे, सिर्फ उनकी तारीफ नहीं। अगर अगर मुझे मेरा इंसल्ट हुआ तो लिख देंगे इसमें इंसल्ट हुआ था। इसके बाद वो कॉलम शुरू हुई कार्टूनिस्ट के कैमरा से। अब सारी ऑफबीट बातें ही बताता हूँ कि कार्टूनिस्ट है, वो तो कार्टून बनाता है, लेकिन ये तो पूरे लेखों की श्रेणी है। और कार्टूनिस्ट जो है, नॉर्मली कार्टूनिस्ट अपनी कैबिन में बैठता है, लेकिन ये पहला कार्टूनिस्ट था जिसने कैबिन छोड़ दी, बाहर ही जाना है, इंसल्ट हो जाए तो इंसल्ट हो जाए, जो होना है हो जाए, मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो तब क्या हुआ, एक नया रास्ता खुल गया। आपकी बात आ रही है कि भाई फिल्म स्टार्स को मिलने से पहले में
खत में लिखता था या तो फोन करता था, उनका अगर कांटेक्ट नंबर मिल जाए तो, कि मैं आपकी कैरियर के बारे में कम बात करूंगा, फिल्मों की कम बात करूंगा, लेकिन कार्टून कला जो है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, कितना मानते हैं, उसकी बात करेंगे। तो उनको भी लगा कि यार आशा भोसले के लिए एक पन्ना जो जिक्र, इसको तो मना तो कर ही नहीं सकते, ये मेरा वीटो पावर था, कोई ना ही नहीं कहता था। तब तो बड़ा अजीब सा लगता था कि मैं जहां डालूंगा नो तो कहने वाले नहीं थे। अब क्या हुआ, मैंने जो पॉइंट्स लिखे वो वहां से फिर मैं कहीं भटक ना जाऊं। तो हाँ, तो शम्मी कपूर वाली बात जो है वो आ रही है बीच में, आप कुछ सवाल करेंगे या मैं चलने दूं? हाँ, तो शम्मी कपूर का क्या हुआ कि एक बार बड़ौदा, आई एम सॉरी, बॉम्बे में मैंने कवि प्रदीप जी से मिलने की कोशिश की, और पहले से ही कहा था कि मैं कैरिकेचर बनाता हूँ, वो शायद समझ नहीं पाए होंगे, और मुझे बुलाया, अपॉइंटमेंट लेकर के गया हूँ, और फिर जो है वो बहुत बीमार थे, और कार्टून देख करके, क्योंकि इसमें नेगेटिव शेड भी आने जरूरी है, हर जगह पे वाह वाह नहीं होती, वो भी आप देखो कि कवि प्रदीप कह रहे हैं अरे जोकर बना के रखा है मुझे, शर्म नहीं आती, दादा साहेब फाल्के सम्मान से विभूषित जो कवि है उसको जोकर बना दिया, शर्म नहीं आई अपने घर में। और इतनी जोर से चिल्लाए कि उनकी लड़की मितुल जो है वो अंदर से बाहर आई, और बाद में जो है क्या क्या हुआ वो कहने लायक नहीं है। और दूसरा ये कि वो मौजूद नहीं है, जिंदा होते तो कह देता, लेकिन जिंदा नहीं है तो वो अपनी बात रखने के लिए आएंगे नहीं। लेकिन इतना बुरा अनुभव हुआ, मेरा मेरी जिंदगी में इससे बड़ा इंसल्ट नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं। तो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा करके मैं निकल गया। फिर देखो कि कुदरत क्या क्या कराती है, मैंने देवानंद से भी मांगा था अपॉइंटमेंट, अब जो है देवानंद ने बुला लिया। और देवानंद ने क्यों बुलाया वो क्वेश्चन आपको भी होगा। मैं देवानंद के उनके ऑफिस में गया, तो पहले तो स्वागत किया, अच्छे आदमी थे, सज्जन थे। तो मैंने कहा सर आपने तो देखा होगा कि मैं तो कैरिकेचर्स बनाता हूँ, मैंने डिटेल्स भी आपको लिखी है, और फोन पे भी बात की थी आपके मैनेजर से, और मैं खुश नसीब हूँ कि आपसे मुलाकात हुई, क्योंकि किसी जमाने में तीन ही तो बड़े स्टार माने जाते थे, आपको पता ही है, राज कपूर, देवानंद ये तो दिलीप कुमार, तीन। तो देवानंद कोई छोटा छोटा स्टार थोड़ी है, मेगा स्टार कह सकते हैं। और अब जो है मैंने कहा सर कितना कम नसीब हूं मैं कि प्रदीप जी ने, प्रदीप जी तो कार्टून को कला ही नहीं मानते, और देखो क्या कर दिया मेरे साथ, पूरी कहानी सुन ली। फिर देवानंद ने जो सरप्राइज दिया वो आपको भी लगेगा कि अरे बाप रे। देवानंद कह रहे हैं नहीं, कभी प्रदीप को आपके साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अपॉइंटमेंट लेकर के गए थे, उनको अच्छा लगा होगा तो बुलाया होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो उनके उनके उनका दोष है, आपका तो कोई दोष नहीं है। घर बुलाए मेहमान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहां तक रही कार्टून कला है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी कार्टून को कला नहीं मानता। देवानंद, अब मैं अपनी गलतियों में से सीखता आया हूं, क्योंकि मैं ऐसा ही था, जवान लड़का था, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, अपनी गलतियों में से सीखते, मतलब बड़े शहर में, अहमदाबाद जैसे शहर में मैं मोगली था, मोगली बच्चा जो था, जंगली, और जानवरों के बीच रह करके सीखता जा रहा है, माँ है नहीं, बाप है नहीं। मेरा भी ऐसा ही था, मैं शहर में पैदा हुआ, मोगली था, तो गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। जितनी झापड़ पड़ती थी, जितने इंसल्ट होते थे, उसमें से समझ में आता था कि ये नहीं करना है। तो देवानंद कह रहे हैं कि मैं कार्टून को कला नहीं मानता, और मैं इतना क्या कहूं मैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने तुरंत कह दिया तो फिर अभिनय भी कला नहीं है, और बम फूटा एकदम से, अभिनय कला नहीं है। मैंने कहा यस सर, अभिनय कला नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि कार्टून जो है
पत्थर युग में गुफाओं में, फ्रांस की गुफाओं में बनाए गए कार्टून मिले थे। पत्थर युग के जमाने से ये कला जिंदा है और मरी नहीं। आर के लक्ष्मण जैसे को मैगसेसे अवार्ड मिला है इंटरनेशनल, इतना बड़ा अवार्ड ऐसे ही तो नहीं मिला। जब आप कहेंगे कि कार्टून कला नहीं है तो फिर अभिनय भी कला नहीं है। और इसके बाद जो है उनका दिमाग ऐसा फटा, बाद में तो बड़ी मुश्किल हो गई। पहली बात तो मैंने कहा था कि सर आपकी इंटरव्यू रिकॉर्ड करना चाहता हूँ क्या? बिल्कुल रिकॉर्ड बाहर नहीं निकालना, रख दो जेब में। मिनी कैसेट रिकॉर्डर था। मैं भी शरारती बहुत था, जेब में डाल के बटन दबा दिया, भले ही रिकॉर्डिंग हो जैसा तैसा। लेकिन इसमें क्या था, हिलता डुलता था तो सस्ता रिकॉर्डर था, अंदर कैसेट भी हिल रही है, कभी खर खर हो रही है कुछ भी, तो कभी कभी देवानंद की आवाज एकदम तार सुर में आ रही है तो कभी कभी नॉइज आ रहा है ऐसा। लेकिन मैंने अनऑफिशियली रिकॉर्डिंग भी कर दिया देवानंद का, और अगर पकड़ा जाता तो पता नहीं कितना इंसल्ट होता, गॉड नोस। लेकिन अब देवानंद ने कहा भाई, वो थे इंग्लिश में ही बोलने लगे। अब मैं यहाँ तो बाउंसर जा रहा है पूरा। साथ में एक दोस्त को ले गया था, वो मेरा चेहरा देखे देवानंद का देखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। मैंने कहा सर बस यस नो और ओके इतना ही आता था बोलने तो, तो इसके बाद देवानंद को कहा कि सर आपके साथ, मैंने तो सोचा था आपका ऑटोग्राफ, नहीं 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 नहीं, कार्टून कला है ही नहीं, मैं सोचूंगा पढ़ूंगा। ठीक है, आपने कहा कि फ्रांस की गुफाओं में था, मैं पढ़ लूंगा, तब ठीक लगेगा तो दोबारा भी बुलाऊंगा। तो मैंने कहा सर जब आप कार्टून को कला ही नहीं मानते तो फिर मुझे क्यों बुलाया? कह रहे यार आशा जी इतनी बड़ी स्टार, और इसका कार्टून आपने बनाया तो मुझे लगा कि यार आपको जो है फिल्म स्टार से तो प्यार है। और ये सही बात है, ये दबा हुआ प्यार था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस जमाने में जो मजदूर है ऐसे भी धूप में जो है उसका काला सा चेहरा हो जाता है, अच्छा सा खाना नहीं मिलता तो स्केलेटन जैसा शरीर होता है, कैसे कहेगी कि मुझे हीरो बनना है या विलन बनना है? तो ठीक है देवानंद। अब मैंने कहा सर ऑटोग्राफ ना सही फोटोग्राफ। कह रहे कार्टून बोल रख तो साइड में, कार्टून नहीं आना चाहिए। अब भाई उन्होंने जो है, सज्जन तो थे इसमें, मानना पड़ेगा, इतना होने के बावजूद जो है उन्होंने मुझे, और वो इंग्लिश में भी जो बोल रहे थे वो खुद के सपोर्ट में दलील दे रहे थे, मेरा इंसल्ट नहीं कर रहे थे, बहुत गुस्से में थे। तो कह रहे फोटो खींच लेते हैं, फोटो खींच लिया। अब देखो कुदरत कहाँ ले जाती है। मुझे जो है गुजरात से बाहर निकल के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जर्नी किसने तय की? ऊपर वाले ने। उसके उसने सोचा, तब तो बहुत बुरा लगता था। तो देवानंद ने ऐसा कर दिया तो इतना बुरा लगा कि यार कार्टून को कला नहीं मानते, ऑटोग्राफ भी नहीं दे रहे, ऑटोग्राफ देने लायक कार्टून नहीं है कह रहे हैं। बरसों बाद बैंगलोर में कार्टून एग्जीबिशन हुआ, कैरिकेचर एग्जीबिशन, इनोग्रेशन कर रहे हैं गिरीश कार्नाड। गिरीश कार्नाड कोई छोटा नाम नहीं है, ड्रामेटिस्ट तो थे ही लेकिन साहित्यकार के रूप में भी ज्ञानपीठ अवार्डी है वो, थे। ज्ञानपीठ अवार्ड जिनको मिला है, छोटा नाम तो है ना। अब जो है वहां पे भी कैरिकेचर की प्रदर्शनी है, वो पूरा चक्कर मार दिया। और एक यंग लड़की थी मीडिया की, उसने जो है गिरीश कार्नाड जी को पूछा कि सर इसमें से श्रेष्ठ कार्टून कैरिकेचर कौन सा लगता है? कह रहे भाई ये तो इस एंगल से मैंने देखा ही नहीं, चलो फिर से देखते हैं। बहुत ऑनेस्ट थे वो, कह रहे इस एंगल से सोचा ही नहीं, फिर से चक्कर मारना पड़ेगा, उसमें क्या है, चलो। तो पूरा मीडिया भी पीछे पीछे जा रहा है, गिरीश कार्नाड जी भी जा रहे हैं, और कहाँ जाके खड़े हुए पता है? देवानंद के कैरिकेचर के पास। 125 कैरिकेचर्स में से श्रेष्ठ कैरिकेचर कोई है तो वो देवानंद का है। अब बताओ जिसपे वो साइन करना नहीं चाहते। लड़की भी बड़ी शार्प थी, कह रही है सर आपने जिन जिन के कैरिकेचर बनाए उनके ऑटोग्राफ भी है, साथ में फोटोग्राफ भी है, लेकिन देवानंद का है उस पे ऑटोग्राफ नहीं है, लेकिन उनके साथ आपका फोटोग्राफ तो है। इसका मतलब कि आपको ऑटोग्राफ नहीं दिया क्या, या आपने मांगा नहीं? मैंने कहा भाई क्या कहूं मैं, बड़ी आत्मकथा कहने का तो टाइम नहीं था। मैंने कहा देव साहब कह रहे थे कि कार्टून कला नहीं है,
उन्होंने ऑटोग्राफ नहीं दिया। अब लेकिन यही श्रेष्ठ है सब में, तो कार्नाड साहब को पूछ लो फिर क्यों है श्रेष्ठ। अब कार्नाड साहब के सर पे आ गया कि इतने सारे में से यही श्रेष्ठ है जिसमें वो साइन देना नहीं चाहते। तो कार्नाड साहब ने कहा कि देखो, कोई भी आदमी, और ये बहुत बड़ी बात है कि कार्टून के ऊपर या कैरिकेचर के ऊपर जो ओपिनियन लिखते हैं वो पर्सनल ओपिनियन होता है, वो कोई थंब रूल नहीं है। इसने बोल दिया कि विश्व के महान कार्टूनिस्ट आप ही हो, ऐसा लिख दे, इसका मतलब वो सच नहीं है। उनको ऐसा लगा, वो उनका पर्सनल ओपिनियन था। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है सीना चौड़ा करके मैं ही दुनिया का श्रेष्ठ हूं, ऐसा नहीं होता है। वो वहां से सीखने को मिला। तो उन्होंने कहा कि देखो, देवानंद ने कहा कि कार्टून कला नहीं है, वो उनका पर्सनल ओपिनियन था, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये बेस्ट है। और फिर तो जो है, अब वही बात हो गई आशा भोसले वाली। अब साउथ में जाकर के एग्जीबिशन हो रहा है, और इसमें जो है मीडिया को लग रहा है कि इसमें यार अच्छी स्टोरी है, तो इतनी सी स्पेस मिलती है नॉर्मली कि उनका भी कैरिकेचर एग्जीबिशन था, गिरीश कर्नाड ने इनोग्रेट किया था। लेकिन इनको लगा कि यार ये तो देवानंद भी है, और देवानंद कह रहे कला नहीं है, ये कह रहे कला है, ये साला, ये तो स्टोरी बढ़िया है। तो उन्होंने जो बड़ी स्पेस दे दी, तो ऑटोमेटिकली जी स्पेस आ गई। तो मेरे लाइफ ही ऐसा है, फिल्म जैसा, और मैंने नहीं बनाया, समय समय करता है, समय बलवान है, तो ले गया। और सुनाइए। जी जी। जी जी। और सर अब और सर जया अब बच्चन जी के साथ जो आपकी यादें जुड़ी है उसके बारे में जानना चाहेंगे। और हमारे साथ जो आर्टिस्ट भी जुड़े हैं, कोयल त्रिपाठी मैम, थैंक यू सो मच। दीप्ति त्रिवेदी जी, थैंक यू सो मच। अरिज अली खान जी, मंजर गोरखपुरी, मंजर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अ, सभी को, प्रीति मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। चिट्टी रॉक, थैंक यू सो मच। सक्षम तिवारी, थैंक यू सो मच एवरीवन। और सर अब हम जानना चाहेंगे जो जया बच्चन जी के साथ आपका एक्सपीरियंस था। एंड आपका माइक जो म्यूट है। हाँ, अब आ रही ना। मैं कह रहा हूं कि इससे पहले हम शम्मी कपूर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। उन्होंने मुझे, मैं तो समझता था कि ये तो एक क्या, कैसे कैसे डांस करते थे कुछ लोग, तो हमारे जमाने में ऐसा कहते थे यार बंदर जैसा डांस करता है, कैसे कैसे कूदता है देखो। तो शुरू में मुझे अजीब सा लगता था कि यार ऐसा कोई डांस करता है क्या। और धीरे धीरे फिर अच्छा लगने लगा कि यार ये तो अच्छा कर रहा है। तो ऐसा हुआ। तो शम्मी कपूर को जब मिलने गया मैं, तब भी ऐसा हुआ कि जीरो में से पॉसिबिलिटीज कैसे खुलती है कि एक्चुअली मैं तो ओपी नैयर को मिलने गया बॉम्बे में। और उनकी जो है ओपन एयर के गानों के पूरी डायरेक्टरी पब्लिश होनी थी, कौन सी फिल्म में म्यूजिक दिया और क्या किया और उसका। तो मुझे अपॉइंटमेंट मिला था, लेकिन मैं गया तो वो समंदर के किनारे ही हॉल है, भूल गया मैं नाम तो, लेकिन उस हॉल में, अब ओपन एयर तो लेट आए, लेकिन उससे पहले लोकप्रियता देखो कि हॉल में जितने बैठे थे उससे डबल तो पब्लिक बाहर थी, और ऑर्गेनाइजर बाहर खड़ा था। मैंने कहा बॉस, कह रहे अभी तो यार लेट होगा, थोड़ा बहुत आप घूम के आ जाओ, अभी एकदम से तो नहीं होगा। अचानक मुझे याद आया कि यार ओपी नैयर साहब ने तो शम्मी कपूर की फिल्म जो थी तुम सा नहीं देखा, मैं अभ्यासी तो था और लॉजिक का भी काम कर जाता है, मैंने कहा उनकी तो कैरियर बनाई थी तुम सा नहीं। शम्मी कपूर की 10-11 फिल्में कंटिन्यूस फ्लॉप होने के बाद तुम सा नहीं देखा, ओपी नैयर का जादू ऐसा चला कि शम्मी कपूर स्टार बन गई। तो मैंने सोचा कि अभी ओपी नैयर को ही मिलने आए हैं ना, उसका फायदा उठा लेते हैं, जरा देखे तो सही। बच्चा था, ऐसा ही था मैं। मैंने सोचा लॉजिक काम कर जाए तो बात बन जाएगी। भाई चले गए चौपाटी, और वहां जो है भेलपुरी के सारे लगे हुए हैं, वहां पे भी उस जमाने में होता था।
फोन लगा रहता था पब्लिक वाला, 1 रुपया डालो और लग जाए। तो मैंने कहा चलो यार देखते हैं क्या होता है, मैं ऐसा ही हूँ। तो मैंने लगा दिया, और मुझे ये भी पता था कि शम्मी कपूर की मिसिस जो है वो गुजराती। पहली तो गीता बाली थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद शम्मी कपूर ने, नीला देवी कहते हैं गुजराती तो, भावनगर या उस साइड के, वो उनसे शादी की थी गुजराती। फोन लगाया और मेरी तकदीर की नीला जी ने ही उठाया। मैंने कहा नीला जी नमस्कार। कह रहे हाँ भाई बोलो। मैंने कहा शम्मी कपूर साहब को मिलना है। तो थोड़ा गुजराती में बोल के भी देखा, स्पिन बॉलिंग डालनी पड़ती है, लेकिन वो तो बोर्ड नहीं हुए। वो कह रहे कुछ किसी भी लैंग्वेज में बोलो निर्मिश, लेकिन अपॉइंटमेंट लेनी है आज जो है। आप अपॉइंटमेंट नहीं दोगे कि आज मिलना है, आपके हिसाब से वो चलेंगे। आज आप नहीं मिल सकते। अब देखो, दिमाग खुराफाती लड़के का। मैंने कहा मैडम ऐसा है कि भले ही ना मिले, लेकिन शम्मी कपूर साहब की आवाज तो सुन लूं मैं। उनकी उनकी आवाज में नो सुनना चाहता हूँ। कमाल है, उनके मुंह से नो सुन के क्या करोगे। मैंने कहा मैडम 5 मिनट भी नहीं लगेगी, उनको कहो ना कि निर्मिश आज नहीं आ सकती। ठीक है देती हूँ। भाई शम्मी कपूर देखो क्या जादू बनते हैं वो, देखो शम्मी कपूर ने जैसे उठाया भारी आवाज में। मैंने कहा सर जी, अभी ओपी नैयर साहब को मिलने में आया था। है कहाँ खड़े हो। मैंने कहा सर वो, मैंने हॉल का नाम बताया। अच्छा, अच्छा, अरे भाई क्या क्या है उधर, मुझे तो कुछ पता नहीं। मैंने कहा सर वो एक डायरेक्टरी हो रही, और आपकी गजब की फिल्म जो है कोई भूल सकता है क्या, तुम सा नहीं देखा। अरे भाई ठीक है, तुम सा नहीं देखा, उनको भी लग रहा होगा मेरे लिए कि तुम सा नहीं देखा। तो तो कह रहे कि ओपिनियर की बुक हो रही, तो ओपिनियर से बात हो गई। मैंने कहा सर जी अभी तक पहुंचे ही नहीं, आधा घंटा टाइम से ऊपर हो गया, बाहर जो है डबल पब्लिक तो बाहर खड़ी है, और ओपिनियर साहब की एंट्री नहीं हो रही। अब आप देखो कि उस जमाने में भी एक 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 कलाकार जो है वो कैसे स्पिन बॉलिंग डालता है, कि ये लड़का ओपी नेयर के जादू में बंध गया है। अब उन्होंने कहा निर्मिश, नाम तो पूछ लिया था उन्होंने। निर्मिश ऐसा है, अगर मुझे मिलना चाहो तो अभी निकल आओ। इट मीन्स आप या ओपी नेयर को मिलो या शम्मी कपूर को मिलो। अब जो है वो इसी बहाने टेस्ट ले रहे थे कि तुम्हारे दिमाग में बड़ा कौन है। अब तब जाके मुझे बहुत सीखने को मिला। मैंने बार्गेनिंग शुरू किया, वो बहुत नाराज हुए, कह रहे यार शर्म नहीं आती, मैडम से तेरी बात हुई तुम नो कर दिया था, अभी मैं यस कर रहा हूं तो बार्गेनिंग कर रहे हैं। मैंने कहा सर आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद। कह रहा है यार कमाल है भाई, अपॉइंटमेंट ले रहा है या दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरी तो। मैंने कहा सर जी प्लीज, कोई प्लीज प्लीज नहीं यार, फोन डाउन रख दिया। मैंने सोचा कि नहीं, तीर तो निशाने पे लगा है। मैं पता नहीं मेरे ऐसा ही थिंकिंग था। तो मैं जो है ओपन एयर का इंटरव्यू लेना था, ऑर्गेनाइजर ने बोला था, फिर भी मैंने इंटरव्यू नहीं लिया। ओपन एयर को मिला, देखिए ओपन एयर साइन दे रहे हैं। और ये तो बहुत बड़ी कहानी है, ये बताऊंगा तो आपको हंस हंस के जो है छिलके निकल जाएंगे। कि ऑर्गेनाइजर ने कहा कि ओपन एयर को आप जो है ना स्टेज पे मिल लो। तो भाई सिर्फ मुझे कहा था, और बाकी लोगों को ऐसा लगा कि हम भी मिल सकते हैं। तो ये जो है ना, ये यादगार तस्वीर है, कहाँ गई, अरे बाप रे। ये तो एक ऐसी तस्वीर है कि कोई कोई सोचेगा तो क्या होगा। ये जो है ओपी नैयर को मैं ऑटोग्राफ लेने जब गया, तो बाकी लोग मेरे पीछे दौड़े, और पीछे से धक्के आने शुरू हुए। तो स्टेज पे जो बैठे थे वो छोटे नहीं थे, नवरंग के हीरो महिपाल मेरे नीचे दब गए। फिर
स्नेहल भाटकर, कितना बड़ा नाम, म्यूजिशियन, मेरे नीचे दब गए दोनों, मेरे नीचे दब गए, पीछे से धक्के आ रहे हैं सारे, ऊपर मैं उनके ऊपर और पीछे से धक्के आ रहे हैं, वो मेरे नीचे बेचारे फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। ऐसा कभी होता है? इतनी बड़ी सेलिब्रिटी मेरे नीचे दब गई है और मुझे पता भी नहीं है कि ये कौन है, क्योंकि मैं तो बाहर था और अचानक आया तो तुरंत जल्दी जल्दी में यही होता है, स्टेज पे कौन था कुछ पता नहीं, और जो है पीछे से धक्के आने शुरू हुए तो दब गए मेरे नीचे। अरे भाई, इसके बाद मैं जब सूरत से आया था, वो तब मेरी तो ट्रांसफर हो गई थी सूरत, लेकिन तब 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 जो है ना, कुछ जो अभ्यासी थे वो कह रहे, अरे किसके ऊपर चढ़ बैठे हो, ये तो महिपाल है, आधा है चंद्रमा रात आधी, रहने जाए तेरी मेरी बात आधी, महिपाल के ऊपर चढ़ बैठे। मैंने कहा चढ़ नहीं बैठा यार, धक्का अरे स्नेहल भाटकर के ऊपर भी। मैंने कहा बॉस ऐसा ही है, ये रेयर रेयर तस्वीर है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ऐसी तस्वीरें जब छपती थी मेरी कॉलम में तो लोग फिदा हो जाते थे कि यार ये तो, और मैंने कहा भाई समय करवाता है, मैंने मैंने तो जानबूझ के कुछ किया नहीं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि लेट हो गया, और भाई शम्मी कपूर के घर फिर भी मैं तो गया अपनी इंसल्ट करवाने, ऐसे जाना नहीं चाहिए, फिर भी मुझे लगा कि मिलेंगे। ये प्रखर विश्वास था, क्योंकि मुझे इतना पता था कि तुमसा नहीं देखा मैं कैरियर, ओपी नैयर नहीं बनाए उनको, नहीं तो आगे तो 10-11 फ्लॉप हुई थी, जो स्टार बनने होते तो आगे बन जाते, दिमाग में इतना था। मैंने कहा ओपी नैयर को देखे बिना या क्या हुआ वो जाने बिना वो रहेंगे नहीं, तो इसलिए मैं गया। गया तो मुझे लगता है ये थोड़ा लंबा हो रहा है, तो बाकी कुछ रह जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो गया, फिर जो है वहां रुका, चौकीदार ने, मैंने कहा अंदर बात हुई है, अंदर गए, मैंने कहा वो मैडम को भी पूछ लेना, तो मैडम को आधा अधूरा पता था, कह रही आने तो दो यार, अंदर आने दो, आए। फिर उनका मैनेजर जो है उससे बात हुई, कह रहे ठीक है साहब को पूछ लेता हूँ। अंदर पूछने गए, अरे बाप रे, अंदर पूछने गए तो कह रहे साहब आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा उधर ही, और उनका जो है उस जमाने में वो कंप्यूटर के खिलाड़ी थे, शम्मी कपूर, और उस जमाने में इंटरनेट जब जो है लोगों को कैलकुलेटर क्या है वो भी नहीं पता था, कैलकुलेटर और कंप्यूटर में डिफरेंस नहीं पता था, वो जमाने की बात करता हूँ, तब इंटरनेट के खिलाड़ी थे वो शम्मी कपूर। पूरी कांच की कैबिन है, वहां कुछ फॉरेनर्स बैठे हुए थे, और बीच में से मुझे क्यों बुलाया पता है? उनको देखना था कि यार ये नमूना है कौन। असल में तो हम उनका दर्शन करते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि इस नमूने का दर्शन करना पड़ेगा, ये है कौन यार। तो मैं गया, अच्छा तो सेलिब्रिटी तुम हो। मैंने कहा सर जी, बैठो बैठो, बिठाया। उसके बाद जो है जैसे ही वो गए, मैंने कहा सर काफी कार्टून्स मेरे मैंने फिल्म स्टार्स के बनाए, तो उनका एक सेंटर टेबल था वहां बिछा दिए सारे। मैंने कहा सर ये वो, मतलब मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा कार्टून है। मैंने कहा जी लाओ, लिखा, देखा, लिख दिया, द कॉन्सेप्ट इज ग्रेट बट दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं, साइन कर दिया। अब देखो फिल्मी, फिल्मी ये इंसिडेंट आपको फिल्मी ही लगेंगे, लेकिन ऐसा इसीलिए तो ये जो है कार्टूनिस्ट के कैमरा से में डेट के साथ और फोटोग्राफ के साथ बुक है, ऐसी ऐसी किसी कार्टूनिस्ट की बुक हो ही नहीं सकती, क्योंकि कार्टूनिस्ट रूम में से बाहर ही नहीं निकलते, और बाहर निकलना है तो उनकी सहन शक्ति होनी चाहिए ना, इंसल्ट तो हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। दुनिया सारी बातें आपकी मान लेगी ऐसा तो है नहीं, उल्लू मत बनाओ ऐसा भी बोल देगा कोई, ठीक है। अच्छा, शम्मी कपूर ने लिख दिया, द कॉन्सेप्ट इज ग्रेट बट दिस इज नॉट मी। अब जो है सेंटर टेबल पे सारे कार्टून बिखरे हुए हैं, वो देखना चाहते नहीं, गुस्से में है पूरा। तो मैं सच में कह रहा हूं कि मेरे पापा के साथ जब बात होती थी उस जमाने में वो सुपरस्टार थे, शम्मी कपूर, गोविंदा आला रे आला, पूरा दुनिया गाती थी, डांस करते थे लोग हैं, और जो मटकी फोड़ते थे, वो त्योहार आए तब वही गाना बजता था, गोविंदा आला रे आला, पूरे छा गए थे शम्मी कपूर, ऐसा था।
तो पापा के जमाने में सुपरस्टार थे, मैं तो सेकंड जनरेशन हूँ। पापा फैन हुआ करते थे शम्मी कपूर की, उनकी बातें सुनी थी। तो मुझे कहा निर्मिश नाउ फिनिश, आप जा सकते हो। तो मैंने झुक करके चरण स्पर्श लिया उनका, और वो इतने गुस्से में थे, कह रहे निर्मिश इतना इंसल्ट होने के बाद क्या चरण स्पर्श ले रहे हो यार। मैंने कहा सर जी, मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, छोटा बच्चा भी नहीं हूँ। मेरे पापा जवान होते थे तब आपका जमाना था हीरो का। वैसे तो उनकी कैरियर चालू ही थी, वो तो एंड तक चलती रही, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैंने कहा सर जी आप तो सुपरस्टार थे, मेरे पापा आपके फैन हुआ करते थे, और मैं तो ये कंफर्म कर रहा हूं कि ये वही शम्मी कपूर के पैर हैं क्या। और उस जमाने में शायद मेरी आंख से भी आंख आंसू गिर सकते हैं, वो रो पड़े, और आंसू छुपे नहीं जा रहे उनसे। ऐसे फिल्म स्टार भी होते हैं यार। कह रहे ठहरो यार, आंसू पहुंचने के लिए बाहर चले गए अचानक, आंसू पहुंचने के लिए बाहर चले गए। 15-20 मिनट के बाद कैंची लेकर के आए। मैंने कहा अब क्या होगा पता नहीं। कह रहे तू सचमुच बच्चा ही है यार, तुझे किसी ने नहीं सिखाया कि फिल्म स्टार के साथ बार्गेनिंग नहीं करते हैं यार, अपनी ट्रेन का भाड़ा बचाने के लिए। तू कह रहा है मैं बाद में आऊं, इसमें आऊं। तू यही चाहता है ना कि एक दिन में दो दो को कवर कर लूं एक ही भाड़े में, ताकि सूरत से दोबारा ना आना पड़े। यही ना। तू बड़ा नहीं बनेगा, तू बड़ा, तेरे में योग्यता है, लेकिन तू बड़ा बनेगा नहीं, तेरी टेंडेंसी गलत है। तुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुझे खुशी होगी कि मैंने ट्रेन का किराया बचा लिया, लेकिन एक बहुत बड़े आर्टिस्ट को तूने हर्ट कर दिया यार। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होने चाहिए बच्चे, सिखा करो कि आर्टिस्ट को कैसे मिलते हैं, उनको हर्ट नहीं करते यार, उनकी इज्जत करते हैं। जब कहते हो कि पापा के जमाने में सुपरस्टार हुआ करते थे तो उनके साथ बार्गेनिंग करते हो, शर्म नहीं आती निर्मिश। किसी ने नहीं सिखाया तो मैं सिखा देता हूँ यार। वो सीन याद आ गया, पापा नहीं थे ना, ऐसे लोग सिखाते थे। तो कह रहे कि बेटे योग्यता है आपके अंदर, लेकिन आप हर्ट करते हो यार, ऐसा ऐसा। देखो बहुत सुंदर कैरिकेचर बनाया है, मैंने गुस्से में लिख दिया है दिस इज नॉट मी, इट्स एन एक्सलेंट पीस। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, कैंची से काटा, दिस इज नॉट मी वाला पोर्शन नीचे से काटा, और फिर ऊपर लिखा एक्सलेंट करके, शम्मी कपूर, कैंची से काटा हुआ। सच बात कह रहे हैं निर्मिश, आप जो है लॉस में कैसे जाते हो, मिसबिहेवियर की वजह से। आपके असली चीज है फिर भी बात पहुंचती नहीं, क्योंकि आपको जिंदगी में अगर सक्सेस पानी है तो आपकी बिहेवियर भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। शॉर्टकट्स मत लो ट्रेन का किराया बचाने के लिए। तुम यार इतने बड़े आर्टिस्ट को हर्ट करते हो यार। सीखो बच्चे सीखो, पापा नहीं है तो हम तो है। दोबारा ऐसा करना नहीं। तब जाके मैंने कहा कि सर ऐसा है, प्रदीप जी ने ऐसा किया, देवान ने ऐसा किया। तब जाके उन्होंने इतना बड़ा, ये कह रहा हूँ एक आध फिल्म सर रह जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई कलाकार या दूसरे फील्ड के लोग भी अगर देख रहे होंगे इसको तो उनके समझ में आएगा कि जो है कोशिश करनी है, लेकिन कैसी कोशिश। एकदम से जादू नहीं होता है कि तुरंत आपको सफलता मिल जाए, ऐसा नहीं है। अग्नि अग्नि परीक्षा है ये। तो शम्मी कपूर कह रहे कि निर्मिश देखो मैंने लिख दिया एक्सेलेंट, फिर भी किसी और को बताओगे तो कहेगा कि नहीं ये तो फर्स्ट है, ये तो फालतू है। इसलिए बात समझ लो पहले कि जो भी आदमी ओपिनियन लिखता है वो उसका पर्सनल ओपिनियन है, वो थंब रूल नहीं है, वो पर्सनल ओपिनियन है। शम्मी कपूर को ऐसा लगा कि एक्सेलेंट है, हो सकता है अमिताभ बच्चन देखे तो कहेगा कि ये ठीक नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन निर्मिश आपकी वफादारी कहाँ होनी चाहिए, आपको चमचागिरी, यही वर्ड थे उनके, आप किसी भी कलाकार की चमचागिरी मत करो।
आप खुद भी कलाकार हो, फील्ड तो डिफरेंट है। आप कैसे मान लेते हो कि फिल्म स्टार बड़ा होता है और कार्टूनिस्ट छोटा होता है? नहीं, दोनों कलाएं अपनी जगह पे अपना गौरव है दोनों का, कोई कंपैरिजन नहीं होती। कार्टूनिस्ट भी उतना ही बड़ा होता है जितना अभिनेता होता है। ठीक है, तो इसलिए दया भाव से, या कोई कुछ कह दे तो वो मान लो, ऐसा नहीं है, वो उसका पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन आपको आपकी वफादारी किस पे होनी चाहिए? खुद की कला के साथ। आप अगर कोई कार्टून बनाते हैं, कैरिकेचर, तो पहले आपकी अंतरात्मा ही जवाब देगी कि यार ये नॉट, मतलब एक्सेलेंट तो नहीं है, तो फाड़ दो, दोबारा बनाओ। आपकी वफादारी आपकी कला पे होनी चाहिए और आपकी अंतरात्मा के लिए वफादारी। अंतरात्मा क्या कहती है? जब तक अंतरात्मा कहती है कि बेस्ट नहीं है, लगे रहो, बेस्ट बनाओ, तब जाके निकलो फिर बाहर। फिर दुनिया क्या कहती है भूल जाओ, वो एक मजाक है। ठीक है, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है। आपने एक एक्सेलेंट कार्टून बना दिया, फिर भी अगर देवानंद कहता है कि ऑटोग्राफ देने लायक नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, वो आपका ओपिनियन है। इससे मुझे सीखने को बहुत मिला। मेरे पापा ने या किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन इतना समझ में आया कि देखो, ऑटोग्राफ होते हैं वो उनका पर्सनल ओपिनियन होता है, ये थंब रूल नहीं है। लेकिन आपकी वफादारी आपके काम के प्रति होनी चाहिए, आपकी अंतरात्मा के प्रति होनी चाहिए। आपकी अंतरात्मा कहती है कि ये ठीक नहीं है, तो डोंट टेक शॉर्टकट्स। अब फरमाइए। जी 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 जी। और बहुत ही अच्छा लगा सर जो आपने जर्नी शेयर की। और मैं चाहती हूँ कि हम जो नेक्स्ट आपका, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत ही लंबी है, और मैं चाहूंगी कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम शेयर करेंगे जो जया बच्चन जी है, हेमा मालिनी जी है और शत्रुघ्न सिन्हा जी है, उनके साथ आपकी जो जर्नी है। और साथ में सर एक म्यूजिशियन भी है, पोएट भी है। एंड सर के बारे में क्या कहे, ये मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। तो हमारे जो ये पार्ट होंगे शो के, आई थिंक 2-3 पार्ट्स होंगे। और आज का जो पार्ट है बहुत ही अच्छा रहा सर। बहुत ही आपसे सीखने को मिला, जो आपकी जर्नी है, किस तरह से आपने स्ट्रगल किया और हार नहीं मानी। और और जो जो आपकी आपकी इच्छा थी और आपने फुलफिल की, जितनी भी जो जो आप करना चाहते थे। जो इस शो से मैं जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं कि आज हमें क्या सीखने को मिला, हमें ये सीखने को मिला कि हम कभी हार ना माने और कोशिश करते रहे, और जो भी टैलेंट है उसको फाइंड आउट कीजिए। और सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे जाते जाते हमारे ऑडियंस को? और सेकंड पार्ट जल्द ही स्टार्ट होगा। तो सर से जानना चाहूंगी कि सर क्या मैसेज देना चाहोगे आप ऑडियंस को? हो क्यों नहीं रहा? यस, जो मुझे जी कहना था वो मैंने पहले कह दिया कि आप किसी भी फील्ड में हैं, तो आपकी वफादारी आपकी अंतरात्मा के प्रति होनी चाहिए। शॉर्टकट्स मत लीजिए, आपकी अंतरात्मा बता देगी कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। दूसरा कि मुझे इस शो में आने के आपने निमंत्रण दिया, मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। तीसरी बात ये कि आप जो बार बार पूछ रही थी, जया बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, वो बहुत बड़े इंसिडेंट है, बहुत बड़े। वो चुक गए, लेकिन मुझे लगता था कि शायद समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि आप अगर दिल से कोई बात करते हैं तो ब्रेक नहीं मार पाते ना। आपको लगता है कि यार जी ये चैप्टर को फिनिश करें, चैप्टर को फिनिश नहीं करेंगे तो अधूरा रह जाएगा। फिर दोबारा शम्मी कपूर राइट कहाँ से आएंगे? एक बार आपने खोल दिया तो शम्मी कपूर को उनकी बातें पहुंचाओ। तो सचमुच ये जो थे वो रोए थे, और मेरे आंख में भी आंसू थे, ग्लिसरीन तो नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया, और आज जो कुछ भी हूँ वो उसमें उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन लोगों ने एक मोगली को सिखाया कि ऐसे करना पड़ता है बेटे, ऐसा नहीं होता। लेकिन घर में कोई समझदार नहीं था मेरे, कोई घर में मुझे समझ नहीं पाता था। लेकिन ठीक है, जी मेरे में अवगुण भी 50 थे। लेकिन आपकी मेन बात तो ये आ जाती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन हार तब नहीं होती जब आप पेशेंस रखेंगे और अपनी अंतरात्मा के प्रति वफादारी रखेंगे, तब जाके ये होगा। राइट दोबारा हम मिलेंगे। राइट।
धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ही अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट टाइम मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूंगी कि अभी 2-3 पार्ट हो गए इस एपिसोड के। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। और कल हमारे बीच आ रहे हैं प्यारे लाल जी के भाई, जिन्होंने सनम बेवफा में जिन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर का काम किया है और बहुत सारे सॉन्ग्स में काम किया है, वायलिन मैस्ट्रो महेश शर्मा जी। तो देखना ना भूलिएगा द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाय बाय।